के शुभ अवसर पर मैं तमाम भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा मैया से विनती करता हूँ, आप में वो जज्बा, वो अल्फाम उत्पन्न कर दे ताकि आप जो विकट परिस्थिति मरकज के आयोजन से अभी हमारे देश में आया हुआ है और एक दिन में 200 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित की संख्या को बढ़ा देने का काम किया है, यह कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय के खिलाफ था। और मैं धन्यवाद देता हूं केजरीवाल सरकार, दिल्ली के एलजी महोदय को, जिन्होंने इस आयोजक के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, और गृह मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूं। इसका जांच एसआईटी से कराने का आदेश पारित हो चुका है। मुझे आशा ही नहीं वरन भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास है कि संविधान संगत इन अताइयों को सजा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन हम दोस्तों को, हम सज्जनों को तिल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह ईंट से ईंट जोड़कर बिल्डिंग बनता है, उसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ ऐसे हैं जो खुराफाती विचार के होते हैं, बहकावे में रहते हैं। और जैसा कि हम सबों को पता है, हमारा देश विविधता में एकता का देश है और यही विविधता है। खराब नहीं होता तो अच्छे शब्द की उत्पत्ति ही नहीं होती, अच्छा लोग जानता ही नहीं हो क्या होता है। कोरोना नहीं आता तो लॉकडाउन का प्रश्न ही नहीं उठता था, और लॉकडाउन हो गया, फिर मरकज इस बीच में आ गया, जिसको 2 बार रोकने का सरकार का आदेश आया। तो ये मरकज के लिए हम लोगों को बिल्कुल मरघट तक जोरों जुनून के साथ लगे रहना है ताकि कोरोना परास्त हो जाए, भारत विजय हो जाए। मोदी का आह्वान, और 2020 में विश्व पर भारत का तिरंगा फहरे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं तमाम भारतवासियों से, माताओं, बहनों, सज्जनों, गुरुदेवों से गुजारिश करता हूं कि वे इस लॉकडाउन को 100% सफल बनाने में अहम भूमिका प्रदान करें। तथास्तु मेरे छात्रों, जैसा कि आपको पता है, हमें आज अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ना था, और जो भी बच्चे केसीसी नगोछिया में पढ़ते हैं, उनके कॉपी में ये नोट बना हुआ है। वहाँ प्रश्न होगा, अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, और इसके बाद प्रश्न होगा यह कितने प्रकार का होता है, उसका उपयोग क्या होता है। थैंक यू मिथुन। अनुसंख्य गुणधर्म, जिसको अंग्रेजी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसकी, गुड मॉर्निंग मिथुन जी, इसकी परिभाषा होती है अवाष्पशील घुलने वाले तनु और आदर्श घोल के उस भौतिक गुण को अनुसंख्य गुण कहते हैं, जो द्रव घोलक के निश्चित आयतन में घुले घुल्ली के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके आयतन और रासायनिक संगठन पर। इसे एक बार गौर से फिर आप सुन लें। अनुसंख्य गुण धर्म या अनुसंख्य गुण की परिभाषा होती है किसी भी अवाष्पशील घुलने वाले तनु या आदर्श घोल के उस भौतिक गुण को अनुसंख्य गुण कहते हैं, जो घोलक के निश्चित आयतन में घुल्ली के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके रासायनिक संरचना और आयतन पर। ये था अनुसंख्य गुण क्या है। प्रश्न में दूसरी बातें जुड़ी हुई है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी इसका आवश्यक शर्त क्या है, जो प्रश्न में मजबूती देने का काम करता है। और ये 3 आवश्यक शर्त। पहला है, घोल को आदर्श होना चाहिए, और
कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श घोल क्या है, अनादर्श घोल क्या है और उसका क्या अंतर होता है। वो अभी क्वेश्चन भी आई है, इस बार संजोग से क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। पहला शर्त अनुसंख्य गुणों के अध्ययन के लिए है, घोल को आदर्श होना चाहिए। दूसरा शर्त है घोल में अवाष्पशील घुल्य घुला होना चाहिए। और तीसरा शर्त जो अनिवार्य कंडीशन है वह है घुल्य का संयोजन, वियोजन और घोलक से प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये तीनों शर्त जिस घोल के घुल्य और घोलक के बीच होगा उसके लिए अनुसंख्य गुणों का अध्ययन कर पाना संभव है। यह था अनुसंख्य गुण क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। इसे एक बार फिर से आप सुन लीजिए। किसी भी अवाष्पशील घुल्य वाले तनु या आदर्श घोल के उस भौतिक गुण को अनुसंख्य गुण कहते हैं जो घुल्य के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके रासायनिक संगठन और आयतन पर नहीं। इसकी आवश्यक शर्तें निम्न है। नंबर 1, घोल को आदर्श होना चाहिए। नंबर 2, घुल्य को अवाष्पशील होना चाहिए। नंबर 3, घुल्य का घोलक के साथ संयोजन, वियोजन या प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा प्रश्न है वह है अनुसंख्य गुण कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या महत्व है। अनुसंख्य गुण कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू विभास सर। और तीसरा होता है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण। ये था अनुसंख्य गुण 4 प्रकार के होते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक या जमनांक अवनमन और परासरण। अब इन डिटेल हम आते हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी द्रव घोलक में जब अवाष्पशील घुल्य को घुलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। यदि किसी शुद्ध घोलक का वाष्प दाब P हो और अवाष्पशील घुल्य को मिलाने पर उसका वाष्प दाब P0 हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके वाष्प दाब में जो कमी होगी, चूंकि P जो शुद्ध घोलक का वाष्प दाब है वह घोल के वाष्प दाब से अधिक होता है, इसलिए डेल्टा P बराबर होगा P माइनस P0। और रॉल्ट के नियम से हमें पता है कि वाष्प दाब अवनमन घुल्य के मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है, मोल अंश के बराबर होता है। ये यही बताना चाहता है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की अगर परिभाषा हमसे पूछी जाए तो हम कहेंगे किसी भी अवाष्पशील घुल्य को मिलाने पर घोल के वाष्प दाब में कमी और शुद्ध घोलक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसके लिए फार्मूला की अगर बात हो। और इतना ही नहीं, यह आपेक्षिक वाष्प दाब घुल्य के मोल अंश के बराबर होता है, जिसको हम मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं P माइनस P0 बटे P0 इक्वल टू X सॉल्यूट। थैंक यू सूरज जी। ये है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है। चूंकि मैथमेटिकल टाइप का कैलकुलेशन है इसलिए आपको लगता होगा कि क्या हो रहा है। आप घर में अपनी कॉपी को खोलिएगा, कॉपी में सारी चीज़ें लिखी हुई है। इन डिटेल में फिर आपको समझा देता हूँ। हम लोग जानते हैं जब भी किसी द्रव घोलक में अवाष्पशील घुल्य को घुलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। अब
किसी शुद्ध घोलक के वाष्प दाब को P मान लिया जाता है। जब उसमें अवाष्पशील घुल्ली घुलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब यानी घोल का वाष्प दाब P0 हो जाता है। इस तरह जो वाष्प दाब में कमी हुई है वह हम शुद्ध घोलक के वाष्प दाब में घोल के वाष्प दाब को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, जो P माइनस P0 होगा, और इसे डेल्टा P से सूचित किया जाता है, जो डिफरेंस ऑफ वाष्प दाब को बताता है। अब हमें पढ़ना है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, जिसकी परिभाषा होगी किसी भी अवाष्पशील घुल्ली को शुद्ध घोलक में घुलाने पर हुई वाष्प दाब में कमी और शुद्ध घोलक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला होगा P माइनस P0 बटे P0 बराबर X सोल्यूट, जहाँ X घुल्ली का मोल अंश है। ये था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का गणितीय व्यंजक। अब जो इसमें हमें बात याद रखनी है वह है किसी भी शुद्ध द्रव घोलक का वाष्प दाब ताप के बढ़ाने से बढ़ता है, जो नोट में याद रखना है और ये MCQ में पूछा जाता है। किसी भी अवाष्पशील घुल्ली को शुद्ध द्रव घोलक का वाष्प दाब ताप का सीधा समानुपाती होता है, यानी ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। दूसरा जो नोट हमको याद रखना है वह है कि आपेक्षिक वाष्प दाब किसी भी निश्चित आयतन के द्रव घोलक में घुले अवाष्पशील घुल्ली के लिए किसी भी ताप पर स्थिर होता है, अचर होता है। कहने का मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। ये था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है और इसका गणितीय व्यंजक क्या होता है। अब जो 3 अनुसंख्य गुण और हैं वह है हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है परासरण दाब। क्वथनांक उन्नयन का बात करें तो किसी भी द्रव घोलक में अवाष्पशील घुल्ली को घुलाने पर उसका परासरण दाब घट जाता है और इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। हिमांक में इसका उल्टा होता है। जब हम अवाष्पशील घुल्ली को द्रव में घुलाते हैं उसका परासरण दाब बढ़ता है और हिमांक घट जाता है। इस आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन तथा परासरण दाब, इस चारों का उपयोग गणितीय रूप में घुल्ली के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यही अनुसंख्य गुण का महत्व है कि हम अवाष्पशील घुल्ली के आणविक द्रव्यमान को गणितीय व्यंजक की मदद से इन आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब के व्यंजक से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन भी यही आता है, किसी अवाष्पशील घुल्ली वाले घोल के घुल्ली का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें। ये फुल प्रश्न 3 नंबर के लिए आता है। ये था अनुसंख्य गुण क्या है और इसका क्या महत्व है। अब जो इसमें छोटी सी बात बची हुई है वह है परासरण दाब। हम लोग कल इन डिटेल परासरण के बारे में पढ़ा है और परासरण के बारे में हम लोग जानते हैं किसी भी घोलक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर घोल की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। अब है परासरण दाब। जब घोलक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपने आप घोल की ओर अथवा तनु घोल से सांद्र घोल की ओर गमन करता है तो इसे परासरण कहते हैं। और परासरण की क्रिया को संपादित करने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। जिस दाब के कारण परासरण की क्रिया संपादित होती है, परासरण संभव है, उसको परासरण दाब कहा जाता है। ये था अनुसंख्य गुण क्या है और अनुसंख्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या
सीमाएं हैं और इसका क्या महत्व। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। पुनः मैं तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, सज्जनों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप टीवी पर निश्चित रूप से रात के न्यूज को देखा होगा। एक मरकज जो भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री के आह्वान, दिल्ली सरकार केजरीवाल के आयोजन के खिलाफ आदेश के बाद आयोजित होता है, और जब सिस्टम फेल हो जाता है, तमिलनाडु का बुजुर्ग मरने लगता है, तो सरकार को सूचना दी जाती है कि मरकज में 1800 लोग हैं। और जिस समय सरकार का आदेश जाता है कि मरकज का आयोजन नहीं करना है, महानुभाव कहते हैं यहाँ मरकज हो ही नहीं रहा है, कोई लोग नहीं है। और टीवी पर डिबेट करने वाले जामिया के प्रिंसिपल इस तरह बात करते हैं, लगता है कि इधर लोग भेड़ बकरी है। अभी जो सिचुएशन है वह मिलकर काम करने की है, इसलिए उस ओर सोचना नहीं है। लेकिन आप जद्दोजहद दिमाग में बैठा लीजिए। आज चर्च, जिसको गिरजाघर कहते हैं, गुरुद्वारा और मंदिरों से राहत के लिए पैसे, भोजन सामग्री, लंगर लगाकर भोजन खिलाई जा रही है कोरोना प्रभावित संक्रमित लोगों को, या ऐसे लोगों को जो रोजी रोजगार बंद हो जाने के कारण भूखों मर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मरकज, जिसको हम मस्जिद में तब्दील कर सकते हैं, यह कोरोना बांट रहा है। अभी भी अगर हमारी मानसिकता नहीं बदली तो आने वाले समय में रोना पड़ेगा। वह दिन नहीं आए अपने आप में ऐसा जज्बा उत्पन्न करें, उस मरकज को भी धूल चाटना पड़े और कोरोना पराजित हो जाए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपका हौसला अफजाई करते हुए पुनः जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लॉकडाउन को 100% सफल बनाने का कष्ट करेंगे। उस निगेटिव सोच को छोड़कर आगे की कड़ी में सुधि लेने का कष्ट करेंगे। इसी अष्टमी नवरात्रि और रामनवमी के आयोजन के शुभ अवसर पर आपसे पुनः मैं गुजारिश करता हूं, किसी धर्म स्थल पर कोई भीड़ न जमा करेंगे, न जमा करने देंगे। भीड़ में जाने वाले महानुभावों को अच्छी तरह समझाएंगे कि भीड़ कोरोना को न्योता देने का काम करता है। एक मरकज हजारों लोगों को परेशान करके आज सरकार के सारे सिस्टम को तीसरे दौर में दोहरा रही है, जबकि आज सरकार अपने इनकम को जीरो मानकर सारी सेवाएं, रेल, बस, हवाई सेवा, सारे चीजों को, फैक्ट्रियों को बंद कर चुका है। जेल से आज कैदी को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है कि कोरोना नहीं फैले। और ये मरकज वाले पता नहीं किस फंडिंग से चला रहे थे और किस तरह मरकज को ये सोच आया, किसने ये सोच दिया। लानत है उसके सोच पर जिसने भारत को बढ़ती विशेषता, बढ़ते हुए जाज्वल्यमान भविष्य को धूमिल करने का काम किया है। खैर, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो इससे भी अच्छा होगा, और आप अच्छाई की ओर बढ़ते रहें। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और लॉकडाउन को सपोर्ट करने की गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।